इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड से होता क्या है? ये सब कुछ हम समझेंगे। कोई कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वैध रिश्वतखोरी है, कोई कहता है कि ट्रांसपेरेंसी का जरिया है इलेक्टोरल बॉन्ड। खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड लाए इसलिए गए थे ताकि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी रहे। और अब सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि नागरिकों को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का कोई अधिकार नहीं है। खैर, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है समझना। तो चलिए समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी एबीसीडी। अच्छा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और उससे पहले चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त जारी की गई है। ये बात ऑपोजिशन को हजम नहीं हो पा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑपोजिशन को पता है कि इसका सबसे ज्यादा लाभ होता है बीजेपी को, मतलब सबसे ज्यादा फंड मिलता है बीजेपी को। ऑपोजिशन का कहना है कि चुनावी बॉन्ड वैध रिश्वतखोरी है। इसकी वजह से इन बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को आता है। अब आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, तो चलिए कुछ रिपोर्ट्स की बात ही मान लीजिए। एडीआर के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच भारत में 7 नेशनल पार्टीज और 24 रीजनल पार्टीज को लगभग 16,437 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और इनमें से 9,188 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है, जिसका मतलब हुआ 56%। थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2016-17 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को मिले सभी चंदे में से आधे से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही मिले हैं और भाजपा को सभी अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में सबसे ज्यादा पैसा मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2016-17 और 2021-22 के बीच 10,122 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिला है। इसके बाद कांग्रेस को मिला है 1,548 करोड़ रुपए और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस को 823 करोड़ रुपए। खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा 2017 में केंद्रीय बजट में की गई थी और इन्हें लागू 2018 में किया गया था। इन बॉन्ड के जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकता है। इन पर कोई भी ब्याज भी नहीं लगता है। ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध है। इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीदा जा सकता है। चंदा देने वालों को बॉन्ड के रूप के बराबर की धनराशि एसबीआई की अधिकृत शाखा में जमा करानी होती है। ये भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिए ही किया जा सकता है। बॉन्ड कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीद सकता है, मतलब पैसा लेने में भी कोई सीमा होती है क्या? कोई कितनी बार खरीद रहा है इसका भी कोई सीमा नहीं है। जिस पार्टी के नाम से बॉन्ड लिया गया है उसे 15 दिनों में इसका भुगतान लेना होता है। 15 दिनों के बाद एसबीआई बॉन्ड की धनराशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया जाता है। बॉन्ड लाने के पीछे सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में यह तर्क दिया था कि इस योजना को राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार आज भी इस योजना का समर्थन इसी आधार पर करती है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अब सुनवाई चल रही है। आलोचकों का दलील क्या है ये भी जान लीजिए। आलोचक क्या कहते हैं ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। बॉन्ड के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असलियत ठीक इसके विपरीत है। उनका कहना है कि एक तरफ तो चुनावी बॉन्ड आम लोगों को चंदा देने वालों की कोई जानकारी नहीं देता, दूसरी तरफ सरकारी बैंक में शामिल होने की वजह से सरकार के पास हमेशा इस बात की जानकारी हासिल करने का ऑप्शन होता है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी ये पता कर सकती है कि विपक्षी पार्टी को कौन चंदा दे रहा है और उन पर दबाव बनाया जा सकता है। इसके अलावा कंपनियां कितना राजनीतिक चंदा दे सकती हैं इसकी सीमा को भी हटा दिया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कोई भी कंपनी पिछले 3 साल औसत नेट लाभ के 7.5% मूल्य के बराबर ही राजनीतिक चंदा दे सकती थी, लेकिन अब चुनावी बॉन्ड लाते समय इस सीमा को भी हटा दिया गया है, जिसकी वजह से आप बड़े कॉर्पोरेट घराने असीमित राजनीतिक चंदा दे सकते हैं, जिससे याराना पूंजीवाद,
और पनपने की संभावनाएं मजबूत होती है। अब देखना ये अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इन याचिकाओं पर क्या कहती है। लेकिन दोस्तों, आपको समझना जरूरी है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा किसको हो रहा है। खैर, लोगों का क्या काम है वो सब हमने आपको बता दिया है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।